सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। तो आज हम देखने जा रहे हैं परिचय 5.2 को, जिससे आपके एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 5.2 सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इससे पहले भी हमने ये वाली वीडियो को डाला था। उस वाली वीडियो में ऑडियो क्वालिटी भी नहीं सही थी क्योंकि माइक ढंग से कनेक्ट नहीं हो पाया था। तो आइए हम इसी वीडियो को दोबारा शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा टॉपिक। हमारे पास जो टॉपिक है वो है आर्गढ़ तल और ध्रुवीय निरूपण। आर्गढ़ तल और ध्रुवीय निरूपण क्या होता है? उससे पहले हमारे पास ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कार्तीय तल क्या होता है। हमारे पास एक निर्देशांक है जो है x, y। हमारे पास एक निर्देशांक है x, y और इसको हम क्या करते हैं, मूल बिंदु, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। इसको मूल बिंदु से हम मिला देते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं, इस निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं, कार्तीय निर्देशांक। और ये जो तल बना है इसको हम बोलते हैं कार्तीय तल। अब इसी से हम समझ लेते हैं कि आर्गढ़ तल क्या होता है। उसके लिए हमारे पास एक समरिश संख्या है, हमारे पास समरिश संख्या z बराबर है हमारे पास x प्लस आई वाई। ये हमारे पास एक समरिश संख्या है। इसका युग्मन यानी इसका युग्म क्या होगा, इसका युग्म भी हो सकता है, देख लेते हैं। यहाँ से हम x को निकाल देते हैं और यहाँ से हम y को निकाल देते हैं। इसको हम कार्तीय निर्देशांक बोलेंगे। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो x वाला भाग है, देखिए यहाँ पे जो x वाला भाग है वो क्या है, वास्तविक भाग। और यहाँ पे जो y वाला भाग है वो क्या है, काल्पनिक वाला भाग। और यहाँ पे अगर हमको x को दिखाना होगा तो हम इस वाले लाइन पे दिखाएंगे। ठीक है, तो ये वाला भाग को हम बोलेंगे वास्तविक। अच्छा बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम इस पे दिखाएंगे वास्तविक और इसको हम दिखाएंगे काल्पनिक अक्ष के रूप में। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, हमें x दिखाना है वो क्या है, वास्तविक वाले में आएगा। और ये जो y आ रहा है वो क्या है, काल्पनिक वाले भाग में आ रहा है, इसलिए हम इसको इधर दिखाएंगे। तो यदि अगर हम x अक्ष को वास्तविक अक्ष बोल दें और y अक्ष को हम काल्पनिक अक्ष बोल दें और इसका जो निर्देशांक है इसको हम दिखाएं तो ये कुछ यहाँ पे आएगा x, y यहाँ पे आएगा कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसको मूल बिंदु से हम मिला देते हैं। ठीक है, अब ये जो तल बना इसको हम आर्गढ़ तल बोलेंगे। आर्गढ़ तल कब बोलेंगे, जब ये जो है इसको हम x को हम वास्तविक अक्ष बोल दें और y को हम काल्पनिक अक्ष बोल दें और इसके युग्म को यानी इसके निर्देशांक को हम इस पे दर्शा दें, तो ये जो तल बनेगा वो होगा आर्गढ़ तल। आर्गढ़ तल होगा। अब हम इसकी कुछ और देखते हैं। ठीक है, अच्छा इसका मापांक z क्या होगा, z बराबर क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अरे याद है कि नहीं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करते थे, वास्तविक वाले भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक वाले भाग का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास z, यानी जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ना, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी वो होगी z, यानी हम इसको बोलेंगे क्या, मापांक बोल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अच्छा ये तो होगा हमारे लिए। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से मिला भी देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है, हो सकता है कि नहीं। एक और देख लेते हैं, हम बोलते हैं z बार। बताइए आपको z बार बताइए, z बार क्या होगा, ये जो काल्पनिक वाला भाग है वो धनात्मक से ऋणात्मक हो जाता है और ऋणात्मक से धनात्मक हो जाता है। तो z बार क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई। हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। और मॉड z बार क्या होगा, यानी इसका मापांक क्या होगा, यानी हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर कर देंगे प्लस माइनस y का हम स्क्वायर कर देंगे। अच्छा ध्यान से देखो, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर आएगा और माइनस y का स्क्वायर करेंगे तो फिर से हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। चलिए इसके हम निर्देशांक को दर्शाते हैं। इसका निर्देशांक क्या होगा वो देख लेते हैं। इसका निर्देशांक क्या होगा, x, माइनस वाई होगा कि नहीं। इसका निर्देशांक x किधर है, x इधर है और y किधर है, ऋणात्मक है ना, तो इसका निर्देशांक कुछ यहाँ पे आएगा
अरे आएगा कि नहीं, x कॉमा माइनस वाई हो जाएगा। इसको भी हम मूल बिंदु से मिला देते हैं, ये हो गया, और इसको भी हम यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है, अब हम इसका ये जो मापांक है वो क्या होगा, निर्देशांक से मूल बिंदु के बीच की दूरी, यानी ये होगा मॉड जेड बार, होगा कि नहीं। ठीक है, और यहां से हम लोग बोल सकते हैं मॉड जेड बराबर है किसके, जेड बार के। उसी तरह आप एक और ले सकते हैं माइनस जेड को, माइनस जेड बराबर क्या होगा, यानी हम इसमें क्या करेंगे, माइनस का गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स और ये हो जाएगा माइनस आई वाई, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब हम मॉड माइनस जेड को देखते हैं ये कितना होगा। जब इसका हम मॉड देखेंगे तो यानी हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, यानी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, होगा कि नहीं। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये फिर से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर से क्या होगा, ये तीनों आपस में बराबर आएंगे, यानी वो हम इसको लिख सकते हैं मॉड जेड बराबर है मॉड जेड बार के, और ये बराबर है माइनस जेड। ये तीनों आपस में बराबर हैं, और हमने पिछले वाले वीडियो में बताया भी था कि ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, और हमने इसको सिद्ध भी कर दिया। अच्छा, इसके निर्देशांक को देख लेते हैं। इसका निर्देशांक क्या होगा, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई होगा कि नहीं, इसका निर्देशांक आएगा। और इसको हम देखेंगे तो ये कुछ यहाँ पे आएगा, ये माइनस एक्स माइनस वाई, ये माइनस एक्स और माइनस वाई यहाँ पे आएगा। इसको भी हम मिला देते हैं मूल बिंदु से, और इसको भी हम यहाँ पे मिला देते हैं। ठीक है, ऐसे ठीक। और यहाँ पे ये जो होगा मूल बिंदु से निर्देशांक की दूरी हो क्या होगा, माइनस जेड मॉड। ठीक है, जेड मॉड माइनस जेड, ठीक है, मॉड माइनस जेड। अब ये तीनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि हमको पता है कि मूल बिंदु से तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, आपस में बराबर होगी, इसलिए ये आपस में बराबर होगी। और हमने इसको सिद्ध भी कर दिया, और ये था आर्गढ़ तल। इसको नोट कर लीजिए, हम इसके अगले पॉइंट को देखते हैं। तो अब हमने आर्गढ़ तल को समझ लिया। आर्गढ़ तल क्या होगा, बस वही, एक्स को हम क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष को हम बोल देंगे वास्तविक अक्ष, और वाई अक्ष को बोल देंगे हम काल्पनिक अक्ष। और यहाँ पे जब इसके निर्देशांक को हम इस पे दर्शाएंगे तो जो तल बनेगा उसको हम बोल देंगे आर्गढ़ तल। ज्यादा कुछ है नहीं। अब हम समझते हैं ध्रुवीय निरूपण क्या होता है। ध्रुवीय निरूपण के लिए हमारे पास एक समृद्ध संख्या है z बराबर एक्स प्लस आई वाई। इसका युग्मन क्या होगा, यानी इसका निर्देशांक क्या होगा, हमारे पास x कॉमा वाई होगा कि नहीं। यहाँ पे हमारे पास निर्देशांक आएगा, हम लिख देते हैं यहाँ पे x कॉमा वाई हमारे पास निर्देशांक है, x कॉमा वाई हमारे पास निर्देशांक है। अच्छा, अब हम बोल देते हैं आपको इस पॉइंट पर पहुंचना है, तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ से x तक जाओगे। ठीक है, यहाँ से x अक्ष पर x तक जाओगे, यहाँ से यहाँ तक जाओगे, फिर उसके बाद y ऊपर तक जाओगे, तो पहुंच जाओगे कि नहीं इस वाले पॉइंट पे। तो हमने यहाँ से यहाँ तक x चला, और यहाँ से यहाँ तक हमने क्या चला, y तक चला, और हम पहुंच गए निर्देशांक बिंदु पर। ठीक है, अभी तक तो यही जान रहे होंगे। और हमको क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कार्तीय निर्देशांक बोलते थे कि नहीं, निर्देशांक, ये तो था कार्तीय निर्देशांक। अच्छा, अब हम बोल देते हैं कि दूसरे तरीके से आप इस वाले पॉइंट पर कैसे जा सकते हो। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ से थीटा डिग्री पे, यहाँ से थीटा डिग्री पे आपको क्या करना है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री पे आप आर तक चलो, आप आर तक चलो। ठीक है, आप उस वाले पॉइंट पे पहुंच जाओगे। क्या करना है आपको, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री पे आर तक अगर चलो तो आप इस वाले पॉइंट पर पहुंच जाओगे। इस वाले पॉइंट को हम जेड बोल देते हैं। ठीक है, तो आप इस वाले पॉइंट पे पहुंच जाओगे कि नहीं। ठीक है, तो हमारे पास एक और निर्देशांक आ गया, एक और निर्देशांक आ गया, वो हो गया आर कॉमा थीटा। ये निर्देशांक आ गया, और इस वाले निर्देशांक को हम बोलेंगे ध्रुवीय निर्देशांक, ध्रुवीय निर्देशांक। अभी तक x कॉमा y था, तो इसको हम कार्तीय निर्देशांक बोलते थे, और हम यहाँ x चलते थे, ऊपर y चलते थे और पहुंच जाते थे। लेकिन अब हम क्या बोले, आप यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री पे r तक चलो, तो आप वहां पे
पहुंच जाओगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं इस वाले पॉइंट को। ठीक, यहाँ पे हमने क्या बताया था, एक पॉइंट आपको याद होगा, अगर ये थीटा डिग्री है, ठीक है, अगर ये हम ले लेते हैं इसको, इसी को ले लेते हैं, ठीक है, अगर ये हमारे पास थीटा डिग्री है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, यानी दो अवयव होंगे, हो सकते हैं कि नहीं। ये इधर वाला होगा, अगर हम इसको r बोल देते हैं, इसका जो परिमाण है r, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट होता है r cos थीटा, और इसका इधर वाला कंपोनेंट होता है r sin थीटा। होता है कि नहीं, आपको पता भी होगा और हमने एक बार इसको बताया भी है। ठीक है, इसका ये परिमाण है, और इसका जब आप इधर वाला कंपोनेंट देखते हैं तो ये होता है r cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट देखते हैं तो ये होता है r sin थीटा। तो उसी हिसाब से हम इसको भी तोड़ देते हैं। तो अगर हमारे पास परिमाण है r, परिमाण में यहाँ से यहाँ तक की जो कुल दूरी है वो क्या है, r हमने माना है, और ये जो r होगा वो मॉड z के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा देखते हैं हम इसको। यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट होगा वो होगा r cos थीटा। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट होगा r cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा r sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट इसके बराबर होगा कि नहीं, अरे ये वाला कंपोनेंट इसके बराबर होगा, यानी हम इसको भी लिख सकते हैं r sin थीटा। r sin थीटा कैसे आया एक बार समझ लीजिए, इसका ये वाला कंपोनेंट r cos थीटा, ठीक है, और इसका ये वाला कंपोनेंट r sin थीटा, और ये जो होगा वो इसी के बराबर होगा। यानी हमारे पास अगर यहाँ से देखो तो यहाँ से हमारे पास आ गया x बराबर, ये जो दूरी इसके बराबर ही होगी, तो हमारे पास आ गया x बराबर r cos थीटा, और यहाँ पे हमारे पास y बराबर आ गया r sin थीटा। आ गया कि नहीं, ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x और y की जगह पे इन सबका मान रख देते हैं। ठीक है, तो हम मान रख देते हैं, तो ये क्या बन जाता है उसको हम देख लेते हैं। ये हो जाता है हमारे पास x की जगह पे हम क्या रख दें, r cos थीटा, और हम y की जगह क्या रख दें, i को हम बाहर निकाल लेते हैं, r sin थीटा। ये हो जाएगा, x और y की जगह पे हमने मान रख दिया। अच्छा, अब हम देखते हैं, यहाँ से हम r को बाहर भी निकाल सकते हैं, दोनों जगह है, कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा यहाँ पे, cos थीटा प्लस i sin थीटा, होगा कि नहीं। ठीक है, और ये जो समृद्ध संख्या का ये जो रूप आया है, इसी को हम बोलते हैं ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप। ठीक है, ये तो था समृद्ध संख्या के का जो कार्तीय रूप था। ठीक है, और ये जो है वो क्या है, ध्रुवीय रूप। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या बताया, r बराबर होगा मॉड z की। अरे यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो नहीं बदलेगी ना, और आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना आता है, मापांक के बराबर होता है, और मापांक क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, होगा कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो r है, यहाँ पे जो r है उसको हम क्या बोलेंगे, मापांक बोलेंगे। अरे z को जो बोल देंगे वही ना r को भी बोलेंगे। और यहाँ पे जो थीटा है, थीटा को कोणांक या आयाम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या है, कोण है, जिसको हम कोणांक भी बोलते हैं और आयाम भी बोलते हैं। एक और कंडीशन होता है, अगर थीटा, हमारे पास जो थीटा है, अगर थीटा जो है वो क्या है, -π से बड़ी है, -π से बड़ी है, और जो है वो पाई के बराबर या पाई से छोटी है, पाई के बराबर या पाई से छोटी है, तो यहाँ पे जो थीटा आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, मुख्य कोणांक भी बोल सकते हैं, और मुख्य आयाम भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब थीटा होगी कब, जब थीटा पाई से छोटी या पाई के बराबर या फिर -π से बड़ी हो। ठीक है, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, ओपन ब्रैकेट -π टू क्लोज इंटरवल। ठीक है, पाई, ओपन इंटरवल -π टू पाई,
क्लोज इंटरवल, ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसके एक एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, समृद्ध संख्या z बराबर 1 प्लस आई रूट 3 को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। तो इसका ध्रुवीय रूप हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास समृद्ध संख्या क्या दी गई है। हमारे पास जो समृद्ध संख्या है वो है z बराबर 1 प्लस आई रूट 3, ये हमारे पास समृद्ध संख्या। इसका ध्रुवीय रूप क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। उसका ध्रुवीय जो रूप होगा वो होगा r cos थीटा, x की जगह पे r cos थीटा आ जाता है, प्लस i r sin थीटा, ये इसका ध्रुवीय रूप होगा। अरे चाहे ये बोल दो या फिर इसमें से r को बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा। चाहे ये बोल दो या फिर ये बोल दो, दोनों के दोनों क्या है, ध्रुवीय रूप है। तो अब हम देखेंगे इसको हम इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। अच्छा, हम यहाँ से r का मान निकाल सकते हैं कि नहीं। r क्या है, क्या है, मापांक है। r बराबर हमको पता है वो होता है मॉड z, और मॉड z बराबर होता है इसके, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, यानी 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 4 आएगा, रूट 4 का मान कितना होता है, 2 होता है। यानी हमारे पास जो r का मान आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको कोणांक निकालना है। हमने मापांक निकाल दिया, अब हमको थीटा का मान पता चल जाए तो हम इसमें रख सकते हैं कि नहीं, और हमारे पास ध्रुवीय रूप आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अब हमको कोणांक निकालने के लिए एक तरीका अपनाना पड़ेगा। वो तरीका है tan अल्फा का। ठीक है, tan अल्फा का। इसमें क्या करोगे आप, इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले ये वाला काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग को देखोगे। ठीक है, इसका काल्पनिक भाग क्या है, ये है, वास्तविक भाग क्या है, ये है। इन दोनों का मान आप मॉड में रखोगे। ठीक है, और यहाँ से आप अल्फा का मान निकालोगे। ठीक है, और यहाँ पे जो अल्फा का मान निकालोगे अब उसी से कंपेयर किया जाएगा कि यानी थीटा का मान कैसे आएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं tan अल्फा का मान कितना आता है। ठीक है, तो हमारे पास जो tan अल्फा होगा वो क्या होगा, देखते हैं। काल्पनिक भाग कितना है, मॉड में लेते हैं रूट 3, वास्तविक भाग कितना है, 1 है, ये हो गया। हमारे पास आ गया tan अल्फा बराबर रूट 3। अल्फा के जगह पे कितना मान रखिए ताकि हमारे पास रूट 3 आ जाए, यानी हमारे पास जो अल्फा का मान आ गया वो क्या आ गया। अच्छा, tan कितने डिग्री का मान रूट 3 होता है, tan 60 डिग्री का मान ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको अल्फा के जगह पे लिख सकते हैं। तो tan π/3 और tan π/3 का मान रूट 3 हो सकता है कि नहीं। अच्छा, अब हमने इसको निकाल लिया, अल्फा का मान अब निकालने आ गया। कैसे निकालेंगे, काल्पनिक भाग को ऊपर रखेंगे, वास्तविक भाग को नीचे रखेंगे, मॉड में रख करके उसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा अल्फा का मान। ठीक है, अच्छा, अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो ये निर्देशांक आया है 1,√3 किस चतुर्थांश में आया है। अच्छा, इसको देख लेते हैं। अगर इस वाले चतुर्थांश में आएगा तो ये क्या होगा, कुछ इस तरह होगा, ए भी प्लस में होगा और बी भी प्लस में होगा, होता है कि नहीं। अरे ए कोमा बी दोनों के दोनों प्लस में होंगे, तो इसमें क्या होगा, अगर प्रथम चतुर्थांश में आएगा तो ये जो अल्फा होगा वो थीटा के बराबर होगा, अल्फा जो होगा वो थीटा के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, यानी यक्स जो होगा वो माइनस में होगा, अरे ये वाला माइनस में होगा, और वाई जो होगा वो प्लस में होगा, वाई तो प्लस में होगा। अगर द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है उसको हम कैसे पता करेंगे, हमको इससे पता चलेगा कौन से चतुर्थांश में आ रहा है। ठीक है, अगर द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है तो जो थीटा होगा वो बराबर होगा
पाई माइनस अल्फा के, यानी हमने जो अल्फा मान निकाला है ना उसको हम पाई में से घटा देंगे, मान आ जाएगा। ठीक है, अगर तृतीय चतुर्थांश में, यानी इसमें क्या होगा, इसको हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, माइनस ए और माइनस बी, यानी ए भी माइनस में होगा और बी भी माइनस में होगा, तो तीसरे वाले चतुर्थांश में आएगा। अगर आपको तीसरे वाले चतुर्थांश में आ रहा है तो जो होगा थीटा जो होगा वो बराबर होगा, इसके उल्टा कर दीजिए, अल्फा माइनस पाई हो जाएगा, अल्फा माइनस पाई हो जाएगा। ठीक है, अल्फा माइनस पाई कर देंगे, यानी जो अल्फा का मान होगा उसमें से आप पाई को घटाएंगे। अभी तक क्या कर रहे थे, पाई में से अल्फा को घटा रहे थे। ठीक है, चतुर्थ वाले में देख लेते हैं। चतुर्थ वाले में क्या होगा, यक्स जो होगा वो प्लस में होगा, यानी ए प्लस में होगा। ठीक है, और बी माइनस में होगा। अच्छा, यहाँ पे हम ए बी क्यों लिख रहे हैं, हम मान रहे हैं कि हमारे पास जेड है ए प्लस आई बी के रूप में। ठीक है ना। अच्छा, अगर ए प्लस होगा बी माइनस में होगा तो चतुर्थांश में होगा, यानी चौथे वाले चतुर्थांश में। ठीक है, अगर चौथे में आएगा तो आप थीटा बराबर माइनस अल्फा रख देंगे तो थीटा का मान आ जाएगा, यानी जो अल्फा का मान रखे हैं ना, आया है ना, उसी में आप माइनस लगा देंगे। अब हम सॉल्व करें। अच्छा, हमारे पास जो निर्देशांक आया वो किस वाले में जाएगा, प्रथम वाले में। प्रथम वाले में आप क्या करेंगे, अल्फा बराबर ही थीटा होगा, अल्फा बराबर ही थीटा होगा, यानी ये बराबर होगा थीटा के। थीटा का मान आ गया, रख दो, आ जाएगा। जेड बराबर हमारे पास आर का मान क्या आ गया, 2। ठीक है ना, 2 आ गया। कॉस थीटा का मान कितना आ गया हमारे पास, पाई/3 प्लस आई। साइन थीटा का मान हमारे पास क्या आ गया, पाई/3। ये हो गया हमारे पास ध्रुवीय रूप। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, tan अल्फा का मान निकालना है। tan अल्फा का मान काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग। अच्छा, हम कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग ही है, ध्यान से देखो। यहाँ पे काल्पनिक वाले भाग को हम क्या लिखे हैं, साइन थीटा। साइन थीटा यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है कि नहीं। यानी हम कहीं ना कहीं हम इसी चीज को लिखे हैं, ये जो है काल्पनिक भाग साइन थीटा और यह है वास्तविक भाग, तो हम क्या लिखे हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा ही ना लिखें, वही ना tan के बराबर होता है। इसलिए हमने क्या किया, पहले हम काल्पनिक वाले भाग को लिखें, उसके बाद वास्तविक वाले भाग को देखें। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ध्रुवीय रूप। और इसके अगले वाले एग्जाम्पल को देखते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 है, उसको देखते हैं। इसमें बोला गया समृद्ध संख्या -16 बटे 1 प्लस i√3 को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। अच्छा, यहाँ पे जो है वो बटे में है, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम सबसे पहले a प्लस IB के रूप में व्यक्त करेंगे। a प्लस जेड बराबर a प्लस IB के रूप में व्यक्त करते थे ना 5.1 वाले प्रश्नावली में, उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास है -16 बटे 1 प्लस i√3, ये है। तो हमने क्या बताया था, अब ये जो नीचे वाला हर वाला है इसका बार लेके इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो हमारे पास जो ये नीचे वाला जो z है वो क्या है, 1 प्लस i√3 ये है, इसका बार क्या होगा, यानी z बार क्या होगा, वो क्या होगा 1, यहाँ पे माइनस आ जाएगा i√3। हमने क्या बताया था, अगर इसका बार निकालना है तो क्या करो, काल्पनिक वाले भाग को देखो। काल्पनिक वाला भाग अगर प्लस है तो उसको माइनस में कर दो, माइनस है तो उसको प्लस में कर दो, उसी से इसको गुणा कर दो, आ जाएगा मान। ठीक है, तो गुणा कर देते हैं। इसके बार से जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस i√3 बटे 1 माइनस i√3। सेम टू सेम से दोनों में गुणा कर रहे हैं तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये तो पता ही होगा, सेम मान से गुणा करते हैं दोनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सॉल्व कर देते हैं इसको जब हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा -16 कोष्टक में 1 माइनस i√3, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस i√3 है और यहाँ पे 1 माइनस i√3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस i को हम बाहर निकाल लेते हैं और इसका भी स्क्वायर होगा। अरे हम टोटल का ही स्क्वायर कर देते हैं। देखो i
√3 का स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं? चलो ये हो जाएगा -16 और ये हो जाएगा 1 माइनस i√3। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे -3 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 3 का स्क्वायर करो, √3 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 3 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे i स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं? i का भी स्क्वायर होगा। अच्छा, i स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। -1 यहाँ पे रख दो तो ये हो जाएगा, इसको माइनस को प्लस कर देगा और ये 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? i स्क्वायर की जगह पे -1 रखो तो ये माइनस को इसको प्लस कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 का गुणा होगा तो वही आएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 1 4 4 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। 4 1 नम 4, 4 चौके 16, यानी हम इसको सॉल्व किए तो हमारे पास आ गया -4 1 माइनस i√3, इतना आएगा। आगे सॉल्व कर देते हैं। इसमें -4 का इसमें गुणा करो, -4 हो गया और माइनस माइनस प्लस 4√3i लिख सकते हैं कि नहीं? -4 का इन सब में गुणा करो तो ये हो गया हमारे पास z बराबर a + ib के रूप में। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें लाना क्या है? ध्रुवीय रूप। इसका ध्रुवीय रूप क्या होगा? z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा, यही होगा ध्रुवीय रूप। हमको निकालना क्या? r निकालना है और थीटा निकालना है, काम हो जाएगा, मान रख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम r निकालते हैं। r बराबर क्या होता है आपको पता होगा? r बराबर क्या होता है? mod z, और mod z बराबर क्या होता है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, रूट में करके -4 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। -4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। 4 चौके 16। अच्छा, इसका स्क्वायर देखते हैं। 4 चौके 16, यानी ये होगा 16 गुणे 3 होगा। 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा। 16 गुणे 3 कितना होगा? 16 32, 16 48। इसको हम 48 लिख सकते हैं। इसको हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है? 8 6 14 4 4 5 6 64 आ गया। इसका मान कितना आएगा? √64 का मान 8 होता है। तो यानी हमारे पास जो r का मान आ गया वो कितना आ गया? हमारे पास r बराबर कितना आ गया? यहाँ पे लिख लें, r बराबर हमारे पास 8 आ गया। आ गया कि नहीं? r का मान आ गया। अब हमको थीटा का मान निकालना है। थीटा का मान निकालना है ना। अच्छा, थीटा का मान निकालने के लिए हमने एक तरीका बताया था। क्या करो आप? tan अल्फा का मान निकालो। tan अल्फा का मान निकालने क्या करोगे? मॉड लगाओगे और काल्पनिक वाला भाग हम इसको देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, इसको हम नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे, क्योंकि हमने क्या किया? इसको a + ib के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है, इसका काल्पनिक वाला भाग कितना है? 4√3 है। वास्तविक वाला भाग कितना है? -4 है। सॉल्व कर देते हैं। 4 1 नम 4, 4 1 नम 4। ठीक है, हमारे पास आ गया मॉड -√3। और आपको पता होगा मॉड माइनस को प्लस कर देता है और प्लस को प्लस ही रहने देता है। ठीक है, तो यानी हमारे पास आ गया tan अल्फा बराबर √3। ठीक है, tan कितने डिग्री का मान √3 होता है? tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। यानी हमारे पास अल्फा बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। 60 डिग्री को पाई के रूप में हम क्या लिखते हैं? π/3 लिखते हैं कि नहीं? अरे लिखते हैं कि नहीं? यही ना होगा। अच्छा, हमारे पास अल्फा का मान आ गया। अब हमको क्या देखना है कि ये जो है हमारे पास ये वाला किस वाले चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, हमारे पास इसका जो निर्देशांक है वो क्या होगा? -4, 4√3 हमारे पास निर्देशांक आएगा। यानी हमारे पास इसमें आएगा, दूसरे वाले चतुर्थांश में। अरे आएगा कि नहीं? दूसरे वाले चतुर्थांश में आएगा। तो दूसरे वाले चतुर्थांश -4, 4√3, और ये निर्देशांक किस वाले चतुर्थांश में आता है? तो आप देखेंगे ये
द्वितीय यानी दूसरे वाले चतुर्थांश में आता है। और दूसरे वाले चतुर्थांश में थीटा का मान क्या होता है, पाई माइनस अल्फा, यानी अल्फा का मान हमने कितना निकाला है, पाई बटे 3, इसको हम पाई में से घटा देंगे, हमारे पास थीटा का मान आ जाएगा। तो थीटा बराबर हमारे पास हो गया पाई माइनस अल्फा का मान पाई बटे 3, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 एक 3, यानी 3 पाई में से 1 पाई घट गया, क्या आ जाएगा 2 पाई बटे 3। हमने क्या किया, 3 को पाई में गुणा किया 3 पाई, और 3 पाई में से 1 पाई को घटा दिया, आ गया 2 पाई बटे 3। तो हमारे पास थीटा का मान भी आ गया, थीटा का मान आ गया 2 पाई बटे 3। और हमारे पास जो क्या कहते ध्रुवीय रूप में निरूपण करने के लिए दिखाना है क्या, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए और थीटा होना चाहिए। तो आर का मान हमारे पास आ गया यहाँ से, और थीटा का मान हमारे पास यहाँ से। तो अब हम इसका मान रख देते हैं, तो आप लिखेंगे थीटा और आर का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में, इसको समीकरण 1 बोल दीजिएगा, ठीक है। समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो आर का मान कितना है, आर का मान हमारे पास है 8, ठीक है, कॉस थीटा का मान कितना आ गया हमारे पास 2 पाई बटे 3 प्लस आई साइन थीटा का मान कितना है हमारे पास 2 पाई बटे 3। ये हो गया हमारे पास ध्रुवीय रूप, ये हो गया हमारे पास ध्रुवीय रूप, और ये था हमारे पास सममिश्र रूप, ठीक है, ये था हमारे पास सममिश्र रूप, हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये था प्रश्नावली 5.2 का परिचय। इसके बाद वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।